बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, friends and colleagues, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel. Students, हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है जी वो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर आज हमने बात करनी है। जैसे हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे बात करते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन में, इससे पहले हमने एडिशन पे बात की, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे बात की। आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर बात करनी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की अगर बात की जाए तो 3 केसेस यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं। एक ये कि जिस टाइम किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। नंबर 2, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए। और नंबर 3 अगेन वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर रहे हैं और नीचे भी कर रहे हैं। ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा मैंने क्यों ये बात यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्केलर को जो हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर है जी, ये वेक्टर है, इसको इस तरह कर लेते हैं जी। ए वेक्टर के लिए कोई वैल्यू हम उठा लेते हैं जी 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। हमने कंडीशन लगाई, मैं केस नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिस टाइम हम किसी भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि मैंने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 को इस साइड भी मल्टीप्लाई कर ले 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। i j k ऑलरेडी हम इससे प्रीवियस लेक्चर्स में इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। i यूनिट वेक्टर फॉर x कंपोनेंट्स, सॉरी फॉर x एक्सिस, j यूनिट वेक्टर फॉर y एक्सिस एंड k यूनिट वेक्टर फॉर z एक्सिस। तो ये मेरे पास जिस टाइम वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 6i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर, यही मेरे पास रिजल्ट आएगा। जस्ट वैल्यूज उसमें चेंज आएंगी, बाकी वेक्टर मेरे पास वही होगा। अब मैं आता हूँ जी सेकंड के ऊपर, जो यहाँ पे मैंने लिखा वेक्टर को जिस टाइम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस टाइम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स मैं ये कहता हूँ, मैं केस नंबर 2 पे हूँ। केस नंबर 2 लेट करते हैं जी, हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और दूसरा मेरे पास बी वेक्टर है। जिस टाइम इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में मेरे पास स्केलर बनेगा। मैं आता हूं इसके ऊपर, और इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। जिस टाइम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट अगर आपके पास स्केलर क्वांटिटी आएगा तो आप उसे बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आपके पास डॉट होता है। इस वजह से
इसे बोला जाता है जी डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दो नाम आ गया हमारे पास कि जिस टाइम टू वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में जो स्केलर क्वांटिटी आएगी उसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह उठा सकता हूँ जी, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी। अब देखिए सी के ऊपर मैंने एरो नहीं डाला, इट मीन टू वेक्टर्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, रिजल्टेड क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो कौन सी क्वांटिटी बन रही है जी, मेरे पास स्केलर क्वांटिटी बन रही है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल उठाता हूँ। आपने 9th क्लास में पढ़ा था वर्क डन। वर्क डन आप कहते हैं वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क की डायरेक्शन नहीं है आपके पास। जब भी अगर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे बात की जाए, फॉर एग्जांपल वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट बी, फोर्स अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसके बीच में जो डॉट है, जिस टाइम टू वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होगी, रिजल्टेड स्केलर क्वांटिटी होगी, तो उसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। लेट्स से अगर मेरे पास टू वेक्टर्स हैं तो उसके मैग्नीट्यूड को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं थोड़ा सा मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करते हुए अगर मैं इस पर बात करूं, वहाँ पे आपने एक और चीज़ स्टडी की थी, एफ इज इक्वल टू एफ cos थीटा डी, और इसके लिए लिखा था एफ डी cos थीटा। अब एफ डी cos थीटा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी डायग्रामेटिकली, लेकिन यहाँ पे ज़रा देखना है, मैंने डॉट को हटाया, मेरे पास उसका कंपोनेंट आ गया। अब cos थीटा क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसकी कहाँ पे हमें ज़रूरत आती है, या इसको मैं इस तरह भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल टू वेक्टर क्वांटिटीज थी, एक फोर्स और दूसरी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ए बी, तो इसको मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करें ए, और दूसरा आपके पास बी, साथ क्या आ जाएगा जी cos थीटा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये cos थीटा हमारे पास कहाँ से आ गया, इसकी फिजिकली इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या होती है, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रा कर रहे हैं जी। डायग्राम में आपने समझना है, लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, या मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दे सकता हूँ। हमारे पास एक बैग होता है जिसके साथ टायर लगे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल स्कूल को जा रहे होते हैं, उनके पास भी वही वाला बैग होता है, ऊपर हैंडल होता है, वो इस तरह लेके चल रहे होते हैं। तो मैं उसकी एग्जांपल उठाता हूँ। आपके पास ये है, आपके पास ये बैग है और यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, आप इस तरह जा रहे हैं, और इसकी जो मूवमेंट है ना वो आपके पास इस डायरेक्शन में, ये आपके पास इसकी बढ़ रही है। इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये किस तरह है, लेकिन इसी एग्जांपल को हम उठा सकते हैं। हमारे पास हम ए बी के ऊपर बात कर रहे थे, तो अगर देखा जाए ये मेरे पास आ गया जी ए वेक्टर, और ये मेरे पास आ गया जी बी वेक्टर। हमें ये भी पता है कि एंगल चेक करने के लिए हम दोनों वेक्टर्स की टेल को आपस में जोड़ते होते हैं। ये मेरे पास बी वेक्टर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर। तो जिस टाइम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये बी का कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा, तो इसको हम लिखेंगे बी cos थीटा। ये मेरे पास पहुँच जाएगा, ये इसका कंपोनेंट है, यानी बी cos थीटा इज ए कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर। ये इसका कंपोनेंट है, इसको हमने यहाँ से उठाना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी
cos ऑफ थीटा। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं जी, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ जी, मेरे पास है जी डॉट बी, ये आया था मेरे पास जी ए बी cos थीटा, क्योंकि बी वेक्टर का कंपोनेंट है आपके पास अलॉन्ग ए वेक्टर, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी cos ऑफ थीटा। अब ये बी cos ऑफ थीटा क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए वेक्टर, या इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर ए। ये मेरे पास आ गया जी ए डॉट बी इज इक्वल टू, यानी हमारे पास आ गया जी ए बी cos ऑफ थीटा। सपोज मैं ये करता हूँ कि मैंने जो डायग्राम यहाँ पे बनाई थी अभी, ये वाली डायग्राम, ये मेरे पास इसका ए कंपोनेंट था और ये मेरे पास बी कंपोनेंट था। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था जी किसके ऊपर? ए वेक्टर के ऊपर, बी कंपोनेंट का। अब यहाँ पे अगर एंगल चेक करें तो ये मेरे पास कितना बन रहा है जी 90 डिग्री, और लेट से मैं ये कह रहा हूँ ये वाला जो एंगल है ना, लेट से ये मेरे पास बन रहा है जी 60 डिग्री। अगर मैं इन चीज़ों को सामने रखूँ, मैं ये लेट कर रहा हूँ कि जो हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, लेट से अपनी तरफ से कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 4 सेंटीमीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर इसको हम देखें तो इसके लिए हमने अभी लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी cos ऑफ थीटा, ए बी cos ऑफ थीटा, और बाद में सेकंड स्टेप में मैंने इस तरह किया था। तो वैल्यूज अगर पुट करें तो ए मेरे पास है जी 4 और बी है मेरे पास 3 इंटू cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 आई थिंक मेरे ख्याल में 1/2 के इक्वल होगा। 4 3 इंटू 1/2, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 1/5। इस बात को याद रखना है। अब जो बी cos ऑफ थीटा था, बी का जो कंपोनेंट आ रहा था, उसकी जो वैल्यू आ रही है ना, वो मेरे पास 1.5, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए वेक्टर के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये मेरे ख्याल में 6 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा जी ए डॉट बी, ये मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं इसके कम्यूटेटिव उसको अप्लाई करूँ इसके ऊपर, तो कम्यूटेटिव मेरे पास ये कहता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अभी हमने उसको चेक करना है जी, इसके अपोजिट हम चेक कर लेते हैं जी, इस तरह बना के कि हमारे पास बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूँ जी बी ए cos ऑफ थीटा। अब मैं इसको बना के दिखाऊंगा बी ए cos ऑफ थीटा। इसको मैं अगेन इस तरह लिख रहा हूँ बी वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू ए cos ऑफ थीटा। अब ए cos ऑफ थीटा मेरे पास क्या है? ये मेरे पास था जी, ये हमने लिया हुआ था जी ए वेक्टर, और ये हमने लिया हुआ था जी बी वेक्टर। अब हमने क्या करना है, ए वेक्टर से प्रोजेक्शन ड्रा कर दी है जी बी वेक्टर के ऊपर, यानी यहां से हमने
हमें बनानी है जी। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है जी थीटा, वो हमारे पास है जी 90 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ जी, मुझे पता है परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे इसका ड्रा कर लिया। अब हमने क्या करना है जी, बी जो है ए कॉस ऑफ थीटा बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए और बी वेक्टर है हमारे पास। उसी तरह जो वैल्यूज हमने पहले ली हुई थी, ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल हमने लिया था अपनी तरफ से, ये 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो एंगल हमने रखा था वो 60 डिग्री रखा था। अब यहाँ पे जरा समझना है, ये वाला मेरे पास आ गया जी परपेंडिकुलर, ये मेरे पास इसकी क्या आ गई जी हाइपोटेन्यूज, और ये मेरे पास क्या आ गया जी इसका बेस आ गया। या लेक्चर में हम एक्सप्लेन करते हैं कि परपेंडिकुलर कहाँ पे होता है, हाइपोटेन्यूज कहाँ पे होता है और उसकी बेस कहाँ पे होती है। तो इसको भी चेक करेंगे, इससे यहाँ से भी हम ये चेक कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू, मैं साइड पे चेक कर लेता हूँ, cos थीटा हमारे पास, इसको देख सकते हैं बेस पे हाइपोटेन्यूज, और इसी तरह cos थीटा का फार्मूला अप्लाई करके इसको लिखा सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप खुद भी इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, बी की वैल्यू थी जी 3, ए की वैल्यू 4 इंटू कॉस थीटा की जगह आ जाएगा जी 60 डिग्री, तो बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर 3 इंटू 4 अपनी जगह पे कॉस 61/2, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में कैंसिल होके 2। अब यहाँ पे ज़रा समझना, इससे पहले इस टाइम हम बी कॉस ऑफ थीटा ले रहे थे, तो बी कॉस ऑफ थीटा की जो वैल्यू आई थी वो 1.5 थी। अब यहाँ पे ए कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ रही है जी 2 आ रही है, लेकिन एज ए होल रिजल्ट चेक करें तो बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इट मीन यहाँ से एक बात हमें समझ आ गई है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास यानी स्केलर प्रोडक्ट या आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है जी होल्ड कर रहा है। अब लेट मैं अगेन, मैंने स्टार्ट में वर्क की एग्जांपल उठाई थी, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में ले रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ज़रा समझना है, हमने एफ कॉस ऑफ थीटा ले रहे थे, मैंने कहा था मैं एक्सप्लेन करूँगा हम क्यों ले रहे थे। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट प्लान में पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी, उसकी बैग की एग्जांपल दी थी, तो मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ और मेरे पास ये कंडीशन थी, डिस्प्लेस हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे जा रहा है, ये डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये फोर्स में उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये जो फोर्स है ये उसके ये लॉन्ग नहीं अप्लाई कर रहे, यानी यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री नहीं है मेरे पास। अब यहाँ पे कोई ना कोई एंगल है तो ये मेरे पास, तो फिर फोर्स को क्या करते हैं रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट्स में। इफेक्टिव कंपोनेंट्स जो है वो आपके पास कौन सा है जी, इसका कॉस थीटा जो उसका इफेक्टिव कंपोनेंट है। अगर हम एंगल चेंज करें, यहाँ पे तो 45 होगा 60 होगा कोई भी होगा, अगर हम एंगल चेंज करें 180 पे लेके जाएं या 0 डिग्री पे लेके आए या उसको परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो फिर हम चेक करते हैं इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। यानी हमने अभी इसकी करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है। पहली करेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट इज ए कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन ये ऑलरेडी अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे दोबारा भी इसको यहाँ पे कर लेता हूँ जी, कि कम्यूटेटिव सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी, मैं करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने लगा हूँ जी। करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले पहली क्या है जी,
स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए हमने लिया था जी ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा। फिर हमने लिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी काज ऑफ थीटा। ये हमने इसका लिया था। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह मैं लेता हूँ जी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, आपने लिखा बी ए काज ऑफ थीटा, तो बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी काज ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट वन प्रॉपर्टी आ गई। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर आता हूँ जी। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, वो है हमारे पास जी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर का सिंबल डाला वेक्टर्स इज जीरो, यानी उनका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास जीरो आएगा। मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ मैथमेटिकली। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, आपने लिखा ए बी काज ऑफ थीटा। जिस टाइम परपेंडिकुलर की बात करेंगे, परपेंडिकुलर में थीटा होता है जी 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यूज हम पुट करें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos 90 होगा जीरो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। अगर इसी को मैं यूनिट वेक्टर के लिए एक्सप्लेन करूं, तो यूनिट वेक्टर के लिए परपेंडिकुलर के लिए मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूं जी आई डॉट जे, आई यूनिट वेक्टर इंटू जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स में मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो ये मेरे पास आई जे काज ऑफ 90 डिग्री, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका भी 1, और cos 90 क्या हो जाएगा जीरो। देन आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर आई यूनिट वेक्टर इंटू जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन हम कह सकते हैं J यूनिट वेक्टर इंटू K यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और एक और बात भी कह सकते हैं I यूनिट वेक्टर इंटू प्रोडक्ट आई यूनिट वेक्टर डॉट K यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। और अगर आप उसके लिए यूनिट वेक्टर के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास उसका क्या होगा जी जीरो होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है जी पैरेलल। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, ये लिखे हुए मैं यहां से ही रेज कर रहा हूं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब इसका मतलब क्या, पैरेलल है तो पैरेलल के केस में एंगल क्या होगा हमारे पास, एंगल होगा जी 0 डिग्री। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू cos थीटा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, यहां से हमने ए बी cos थीटा, तो ये ए बी
cos 0, cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। और अगर बात करूं मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर, जिसको हमने लेट किया था डायग्राम में, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने लिया हुआ था 4 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने लिया हुआ था 3। तो ये पुट करें तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा? 12। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना आ गया जी? 12। और ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, इन दोनों वेक्टर्स की, ए और बी वेक्टर की जो हमने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो कितनी है जी? 12 आ रही है। अगर इसी को हम पैरेलल वाली कंडीशन को यूनिट वेक्टर की उसमें यहाँ पे बनाए और यूनिट वेक्टर्स पैरेलल कंडीशंस के लिए, तो आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा जी? cos ऑफ थीटा, ये भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, मल्टीप्लाई बाय cos थीटा cos 0, cos 0 किसकी इक्वल है? 1। तो ये मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, ये भी किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल, एंड के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर, ये भी किसके इक्वल आएगा जी? 1 के इक्वल आएगा। ये इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई। अभी हम आते हैं जी इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स या फोर्थ वन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है जी, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर is equal to square of its magnitude. Self dot product of vector is equal to square of its मैग्नीट्यूड। अगर मैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही वेक्टर है ए वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट में लेता हूँ, या मेरे पास बी वेक्टर है उसका मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, या मेरे पास सी वेक्टर है मैं उसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यानी मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, कोई भी है, मैं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बनेगा जी? ए कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल है? पैरेलल की कंडीशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 0। cos 0 किसके इक्वल होगा? हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो ये मेरे पास बनेगा जी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इसकी हम एग्जांपल इस तरह भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी काइनेटिक एनर्जी का अगर रिलेशन देखें वो हमारे पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ वी डॉट वी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। टू वेक्टर क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो मेरे पास किसका होगा जी? स्केलर क्वांटिटी का होगा। और फिफ्थ वन है जी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two vectors, scalar products of two vectors भी ले सकते हैं, ठीक है, 2 वेक्टर्स यहाँ पे हम ले लेते हैं, या ठीक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ rectangular
कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके लिए अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं। लेट A इज इक्वल टू ए वेक्टर ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। और इसी तरह अगर बी वेक्टर हो तो ये बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। अगर इनके डॉट प्रोडक्ट पे बात की जाए तो ये मेरे पास बनेगा जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। डॉट है बीच में, फिर बी वाला पुट करें जी बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। अब इसको ज़रा समझना है हमें। अब देखिए, सबसे पहले ए एक्स आई यूनिट वेक्टर को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टर्म्स आएंगी। फिर ए वाई जे यूनिट वेक्टर को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 3 टर्म्स बनेगी, टोटल 6 होगी यहाँ तक। फिर तीसरा है ए जेड के यूनिट वेक्टर, उसको भी इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल 9 टर्म्स इनकी मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट्स में हमारे पास आ जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ जी, इसके यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट यहाँ पे पुट करता हूँ जी ए एक्स और बी एक्स आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, ये मेरे पास आ गया जी। प्लस ए वाई सॉरी ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है जी बी वाई से और आई यूनिट वेक्टर इंटू जे यूनिट वेक्टर। फिर इसी तरह ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है जी बी जेड से आई यूनिट वेक्टर इंटू के यूनिट वेक्टर। ए एक्स वाला काम खत्म हो गया। अब ए वाई जे यूनिट वेक्टर को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास बनेगा जी ए वाई बी एक्स और यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, जे यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह मेरे पास बनेगा जी ए वाई मल्टीप्लाई हो रहा है जी बी वाई से और यूनिट वेक्टर्स हो गए जे यूनिट वेक्टर इंटू जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह ए वाई मल्टीप्लाई होगा जेड वाले से प्लस ए वाई बी जेड जे यूनिट वेक्टर इंटू के यूनिट वेक्टर। इसका काम भी खत्म। अब ए जेड वाला तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ए जेड मल्टीप्लाई बाई बी एक्स, तो हमारे पास बनेगा के यूनिट वेक्टर इंटू आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह हमारे पास ए जेड वाला बी वाई से मल्टीप्लाई होगा, ए जेड बी वाई, इसका के यूनिट वेक्टर उसका जे यूनिट वेक्टर प्लस लास्ट वाला ए जेड मल्टीप्लाई होगा जी ए जेड बी जेड से मल्टीप्लाई होगा के यूनिट वेक्टर इंटू के यूनिट वेक्टर। अभी हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि परपेंडिकुलर की कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 0 के, और पैरेलल की कंडीशन में रिजल्ट जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो देखते जाएं, ये आपके पास पैरेलल 1 आ गया, ये 0, ये भी परपेंडिकुलर 0, परपेंडिकुलर 0, ये पैरेलल 1, परपेंडिकुलर 0, परपेंडिकुलर 0, परपेंडिकुलर 0, पैरेलल आपके पास क्या आ गया जी 1 आ गया। तो ए डॉट बी जो मेरे पास आएगा, मैं यहां तक रेज कर लेता हूं, ये ऊपर मेंशन कर लेता हूं, ये मेरे पास 0 0 0। अब ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर किसके इक्वल होगा मेरे पास, ये होगा जी ए एक्स बी एक्स, बाकी तो सारे जीरो हो गए, जो बच रहे हैं मैं उनको लेके आ रहा हूँ, जो वन है ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड मेरे पास आ गया। ये इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 अगर आपको याद हो वो हमारे पास थी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा, ये 1 थी। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को जिस टाइम पे कंपेयर करेंगे तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा जी ए बी काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के। अगर मैंने cos थीटा फाइंड करना है, बात चली थी cos थीटा के ऊपर से, देन cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई ए बी। बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद हमने क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बात करनी है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा जो होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट पे होगा। थैंक यू।